अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो छोटी उम्र में ज्यादती का शिकार होने वाली एक दोशीज़ा की इबरत असर कहानी है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये मेरे होश संभालने से पहले की बात है। अब्बा के मिलने वाले एक अंकल हमारे घर आए। तब मैं बमुश्किल 8 बरस की थी। मेरे वालिद ने उनको रहने के लिए घर में जगह दे दी। हालांकि हमारा घर 2 ही कमरों पर मुश्तमिल था। उस शख्स का नाम वजीर अली था, लेकिन वालिद उसको वीरू बुलाते थे। अम्मी ने वीरू के बारे में पूछा तो अब्बा ने बताया कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, इन दिनों मुश्किल में है और इसके पास रहने की जगह नहीं है। तभी मैंने कुछ अरसे के लिए अपने घर में इसको ठहरा लिया है। हमारी दोस्ती भाइयों जैसी ही है, तुम इसे अपना छोटा देवर ही समझो। इसने मुझे अपनी मुश्किल बयान की तो मैं इनकार नहीं कर सका। आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसको रात में सुलाएंगे कहाँ? अरे बच्चों वाले कमरे में ये भी पढ़कर सोए रहेगा। अभी तो सर्दियाँ हैं, वरना रात को छत पर सोने का इंतजाम कर देता। मेरी वालिदा खामोश हो गयी। वो अब्बू से ज्यादा बहस और तकरार नहीं करती थी। वीरू दिन को एक कारपेंटर के पास काम पर चला जाता और शाम को लौट कर आता। वो कभी भी खाली हाथ ना आता था। हमेशा हम बच्चों के लिए फल फ्रूट, कभी सुबह के नाश्ते का सामान, अंडे, डबल रोटी वगैरह ले आता। वो सिर्फ नाश्ता हमारे घर से करता था, दोपहर का खाना अपने कारपेंटर दीन मोहम्मद के पास दुकान पर, और रात को कभी कहीं बाहर से खा लेता था। और अगर कभी कभी वो आ जाता तो वालिद इसरार करके उसे रात के खाने पर साथ बिठा लेते थे। हम सब बच्चे उसको चचा कहते थे, क्योंकि वालिद कहते कि ये मुझे सगे भाइयों जैसा अजीज है। बुरे दिनों में वीरू ने भी साथ दिया। वालिद की तनख्वाह ज्यादा ना थी, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। ताहम वीरू के आ जाने से अब कुछ आसूदगी हो गई थी। खर्चा खत्म हो जाता तो वो अपने पैसों से राशन ले आता। कभी तेल दाल चावल खत्म हो जाते, उसे पता चल जाता, तब वो ये चीजें खरीद कर ला देता और रकम ना लेता। वो कहता कि मैं भी तो इस घर में रहता हूँ, इतना तो मेरा हक भी बनता है कि इस घर की खुशहाली में अपना हिस्सा डालूं। अम्मी से कहता, अगर आप मुझे इन बच्चों का सगा चचा समझ लें तो मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशनसीबी क्या होगी कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं। इन बातों से मेरी वालिदा मुतासिर हो गई कि वीरू वाकई एक नेक दिल और अच्छा इंसान है। अगर हमने इसको रहने के लिए जगह दी है तो ये भी हमारे एहसान का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करता है। कोई अगर किसी तंगदस्त की तंगदस्ती को आसूदगी में बदल दे तो ऐसा आदमी किसको बुरा लगता है? दरअसल वीरू का किसी बात पर अपने बड़े भाई भावत से झगड़ा हो गया था। तभी वो सामान लेकर अब्बा के पास चला आया था और अब वो अपने भाई के घर जाकर रहने पर तैयार ना था। वीरू अपनी कमाई में से आधी रकम हमारे घरेलू अखराजात में मिलाने लगा था। तभी मिलजुल कर अच्छी गुजर बसर होने लगी। माली लिहाज से मेरे वालिदैन को भी सहूलत हो गई। हम कुल 4 बहन भाई थे, सभी मुझसे छोटे थे। ये नादानी का वक्त था। मुझे वीरू चचा अच्छे लगते थे। वो पानी लाने को कहते या कोई काम कहते तो मैं दौड़ दौड़ कर देती थी, क्योंकि बच्चे खाने पीने के शौकीन होते हैं और हम वीरू की दरिया दिली से बहुत खुश रहते थे, जो हमारे लिए तकरीबन रोज ही बिस्किट, टॉफियाँ या कुछ ऐसी चीजें लाते जिनको बच्चे पसंद करते हैं। अम्मा भी एतराज ना करती कि वो उनको अपने घर का ही एक फर्द गर्दान चुकी थी। एक कमरे में हमारे वालिदैन सोते थे, दूसरे में हम सब बच्चे जमीन पर सो जाते थे। कमरे में एक ही चारपाई थी जो पहले मेरी थी, लेकिन अब वीरू चचा को मिल गई थी। लेकिन अब तो उस शख्स को चचा कहते भी मुझे शर्म आती है। अपनी जिंदगी पर बीता ये वाकया मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो वालिदैन जो गैरों पर भरोसा कर लेते हैं मेरी जिंदगी से सबक हासिल करें। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अपने गैर तो बन सकते हैं, लेकिन गैर अपने नहीं बन सकते। बच्चे दिन भर खेल कूद से थक हार कर रात को गहरी नींद सोते हैं। हम भी फर्श पर लाइन से तलाइयां बिछाकर बराबर सो जाते थे। मैं स्कूल जाने के अलावा अम्मी के काम भी करती थी, लिहाजा थक जाती थी। रात को फिर ऐसी गहरी नींद आती कि किसी बात का होश ना रहता। और वैसे भी 4th क्लास की बच्ची को भला किस बात का होश होता है। तभी जब मेरे बहन भाई सो जाते, रात को ये शख्स मुझे उठाकर अपने साथ चारपाई पर लिटा लेता। मुझे किसी बात का मतलब समझ में ना आता था। मैं तो नींद में डूबी होती या गहरी गनूदगी में, कभी सो जाती कभी जाग जाती। फिर वो मुझे पैसे, मीठी गोलियां और बिस्किट वगैरह दे दिया करता और कहता, किसी को भी रात को बीती हुई बात ना बताना। वो ना भी कहता तब भी मैं किसी को क्या बताती, जबकि मैं खुद भी ये बात अच्छी तरह नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मैंने होश संभाला।
तब भी उसको वही हरकतें करता पाया। मगर अब फर्क ये था कि साथ में वो वाहियात बातें भी शामिल हो गई थीं। कभी वो बातें मेरी समझ में आती, कभी ना आती। मुझे कभी ये ख्याल ना आया कि ये सब कुछ मेरे हक में बुरा है और मैं खसारे में पड़ती जा रही हूँ। हम बच्चों के कमरे के साथ थोड़ी सी जमीन थी। वीरू ने अब्बा को सलाह दी कि अगर तुम बुरा ना मानो तो इस जगह पर चारदीवारी बनाकर छत डलवा दो। कारपेंटर तो अपना दोस्त है, छत, खिड़कियां, दरवाजे सब बहुत कम पैसों में बन जाएंगे, मजदूरी में खुद कर लूंगा। अब्बा इस तजवीज पर खुश हो गए। यूं भी घर में एक कमरे की अशद जरूरत थी। उन्होंने कहा कि सर में कड़वे तेल की जगह घी पड़ जाए तो क्या बुरा है, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखते ही देखते चंद दिनों में एक छोटा सा कमरा तैयार हो गया। वीरू ने हमारे कमरे के दरमियान दरवाजा बनवा दिया ताकि नया कमरा दूसरे कमरे से जुड़ा रहे। वालिद ने नए कमरे में नई चारपाई डलवाकर ये कमरा वीरू के हवाले कर दिया ताकि वो सुकून से अलहदा रह सके और बच्चे अपने कमरे में अब आराम से पढ़ाई कर सकें। हम बहन भाई अगरचे अपने कमरे में ही सोते थे और वीरू नए कमरे में, मगर दरमियानी दरवाजा आसानी से खुल जाता था। तभी जब मेरे वालिदैन और बहन भाई सो जाते तो ये शख्स चुपके से हमारे कमरे में आ जाता। अब मुझको सब कुछ समझ आने लगा था। मैं उसे कहती, वीरू चचा हमारे कमरे में रात को ना आया करो वरना मैं अपने अब्बा को बता दूंगी। तभी वो मुझे कहता, चल जा, तेरा अब्बा कब तेरी बात मानेगा, वो तो मेरी बात का यकीन करेगा क्योंकि मैं उसको अपनी आधी तनख्वाह देता हूँ। मैं कह दूंगा कि तुम खुद आती हो रात को मेरे पास, मुझसे तरह तरह की चीजें लाने की फरमाइश करती हो और जब मैं ये फरमाइश पूरी नहीं करता तो तुम गुस्से में मेरी शिकायत लगाती हो। ये एक बोधी सी तावील थी, लेकिन मैं दुबक जाती क्योंकि उसने मुझे बहुत नासमझी की उम्र से ही डरा धमका दिया था। मैं उससे डरती थी और फिर मेरी एक ना चलती थी। 8 बरस ये शख्स हमारे साथ रहा और अपने मामूल से ना हटा। उधर मेरे वालिदैन उसकी खैर ख्वाही में फिक्रमंद रहते थे कि कब तक वीरू कवारा रहेगा, अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए ताकि इसका घर भी बस जाए। अब्बा के कहने पर वालिदा ने उसके लिए शरीके हयात की तलाश शुरू कर दी। बिला आखिर एक जान पहचान के मतवसत घराने में रिश्ता ढूंढ लिया और वहाँ वीरू का निकाह हो गया। शादी के बाद कुछ दिन तो वो अपनी बीवी में खोया रहा और फिर वही पुरानी रविश दोहराई जाने लगी। जब उसकी बीवी मैके जाती वो हमारे कमरे में घुस आता। मैं किसी को कुछ भी ना बता सकती थी, दिल ही दिल में जलती कुड़ती रहती थी। वालिदैन ने तरबियत ऐसी की थी कि किसी बात पर जुबान खोलना गर्दन जनी वाली बात थी। अब्बा से बहुत डर लगता था कि जाने क्या कर गुजरेंगे। तब मुझ में भी इतनी हिम्मत ना थी कि अम्मी को ही बता देती। वीरू से मेरा झगड़ा हो जाता तो वो कई किस्म की ड्रोनी धमकियां देकर मुझे चुप रहने पर मजबूर कर देता। वो उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था, तभी मुझ पर उसका बहुत रोब था। मैं पूरी तरह उसके दबाव में थी। एक दिन उसने अब्बा से कहा कि मेरा उस्ताद काम बहुत लेता है और मुआवजा कम देता है, मैं अलग से दुकान करना चाहता हूँ ताकि कुछ रकम इकट्ठी हो तो अपना घर ले सकूं। वालिद ने अपने दोस्तों से कर्ज लिया और कुछ अपनी जमा पूंजी उसको देकर दुकान खोल दी। वो चंद माह में ही सारा माल खत्म करके चलता बना। वो तो चला गया, लेकिन उसकी वजह से मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करता रहा और मैं गूं ना गूं उलझनों का शिकार रही। मेरा ख्याल कहीं होता था, काम कहीं। अजीब खपती हो गई थी। सहेलियां मेरी हालत देखकर कुड़ती। वो मुझसे पूछती थी कि तुम किन ख्यालों में खोई रहती हो। उन्हें क्या मालूम कि मुझको अपनी इस दागदार रिदा का गम है जिसको एक जालिम तार तार कर गया है। मैं इम्तिहान में भी इस वजह से कामयाब न हो सकी। वो शख्स तो जा चुका था और मेरी सुनहरी उम्र भी मैली बू बनकर निकल चुकी थी, मगर दिल की खलिश है कि खत्म नहीं होती। उसके बाद जितने भी हादसे मेरी जिंदगी में हुए उसी शख्स को ही उनका जिम्मेदार समझती हूँ। उसके चले जाने के बाद एहसासे ज़िया में इस बुरी तरह गिरफ्तार हुई कि हर वक्त खोई खोई रहने लगी। सोच सोच कर दिमाग माउफ हो गया था कि उस गंदे इंसान को कैसे मौत के घाट उतारूं। हालांकि ये काम मेरे बस का था नहीं। दुआ करती थी कि खुदा करे ये कहीं चला जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए या डूब कर मर जाए। जब वो चला गया तो कुछ दिन मैंने सुख का सांस लिया, कदरे सुकून भी मिला। मैं अपने कजन नोमान को भी बहुत चाहती थी, लेकिन इसके साथ मुझे इस बात का भी शदीद एहसास था कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। एक अरसे तक बस चुपके चुपके उसकी परस्तिश करती रही और मेरी बदनसीबी देखिए कि जब वो खुद मेरा बन जाने पर राजी हुआ तो मैंने खुद ही इनकार कर दिया। ये इनकार करते वक्त मेरे दिल पर तो क़यामत गुजर गई, लेकिन इसके सिवा कोई चारा न था। उन्होंने मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन से मांगा था। हमारे दरमियान मोहब्बत का कोई चक्कर न था, मगर नोमान भी मुझे पसंद करता था और उसकी दुल्हन बनना तो मेरा सबसे खूबसूरत ख्वाब था। जब वालिदैन ने हाँ कह दी तो एक रोज नोमान ने मुझसे बात की
बल्कि मेरी रजामंदी के बारे में पूछा। उसने मेरी राय लेते वक्त कहा था कि देखो बीना, अगर मुझको पसंद करती हो तो हाँ कहना, मैं तुमको हर कीमत पर हासिल करूंगा, मगर एक बात तुमने मुझको बतानी होगी कि तुम्हारा माजी में किसी से कोई ताल्लुक तो नहीं रहा ना, और मैं झूठ कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सुनते ही मेरे सारे ख्वाब पल भर में टूट गए। भला मैं नुमान को ये कैसे बता देती कि मैं तो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती मता लुटा चुकी हूँ और अब उसके काबिल नहीं रही, या फिर मैं झूठ बोलकर उसको कैसे धोखा देती जिसकी किसी देवता की तरह मैंने परस्तिश की थी। तब दिल पर पत्थर रखकर मुझे यही कहना पड़ा, मेरा ख्याल छोड़ दो नुमान, मुझे तुम अच्छे तो लगते हो मगर शादी के नुक्ते नज़र से नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे किसी और से प्यार है और यही सच्चाई है। मेरे इनकार से नुमान महीनों बीमार पड़ा रहा। काश मैं उसे बता सकती कि मेरी चादर मैली सही मगर मुझ मासूम पर बचपन में जुल्म और ज्यादती हुई है। मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा। आज के जमाने में लड़कियां जुर्रतमंद हैं, बोल सकती हैं, मगर हमारे जमाने में लड़कियां गूंगी रखी जाती थी और वो बात कहने का भी हौसला नहीं रखती थी। मैंने भी अपनी खुशियों को ठुकरा दिया। माना कि मैं पैदाइशी बुज़दिल भी थी जिसने कभी अपने हक के लिए आवाज ना उठाई थी। मैंने तभी अपनी दामन में आए फूलों को खुद ही गिरा दिया। मुझे इकरार है कि मैंने गलत किया, मगर मैं और क्या कर सकती थी। नुमान का मिजाज समझ लिया था। अपनी मजबूरी की दास्तान, अपने ऊपर जुल्म और ज्यादती की आपबीती सुना भी देती तो मुझे यकीन था कि मुझे माफी ना मिलती। आर्जी माफी तो हर मर्द दे देता है और आला ज़र्फ भी बन जाता है, मगर दिल में उसके एक बार जो कांटा उतर जाता है तो फिर उसको निकालना मर्द के अपने बस की भी बात नहीं होती।